नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमानों को। तो आज का जो हमारा चर्चित मुद्दा है वो हमेशा से ही चर्चा में रहा है और गंभीर चर्चा का विषय रहा है, लेकिन आज हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि आतंकवाद और नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाले सिस्टम को भी खत्म करना जरूरी है अगर हम आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं तो। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आज ओजांग IAS अकेडमी के MD ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आतंकवाद और नक्सलवाद की अगर बात करें तो ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही बहुत चिंता का विषय है अपने आप में। और गृह मंत्री की ये बात कि उसके सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना ज़रूरी है अगर हम आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम है क्या है सपोर्ट जो आतंकवाद को और नक्सलवाद को पनपने में इतनी मदद कर रहा है। देखिए, आपके जो दोनों शब्द हैं आतंकवाद और नक्सलवाद, यानी कि टेररिज्म और नक्सलिज्म, इज्म लग जाना यानी वाद लग जाना, ये विचारधारा की बात होती है। सपोर्ट सिस्टम ये नहीं होता कि अब केवल नंबर ऑफ पीपल उसमें यानी कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जब कोई चीज वाद हो जाती है तो वो विचार बन जाता है और लोग विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, विचारों के साथ प्रेरित हो जाते हैं, उसके साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं आतंकवाद और नक्सलवाद, वो वास्तव में एक विचारधारा है। और जब हम किसी विचारधारा को सपोर्ट करने लगते हैं तो फिर हम उसको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, इंटेलिजेंस हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो यानी कि हथियार हो, ये सब कुछ हम उसको सप्लाई करते हैं। और सबसे जो खतरनाक सपोर्ट होता है, सबसे खतरनाक सपोर्ट, ये पैसे हथियार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और उसको हम लोग कहते हैं जब इंटेलिजेंसिया यानी बुद्धिजीवी उस वाद को अपनाकर जब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, वो विश्वविद्यालयों में बातचीत का विषय बन जाता है, वो जनसभाओं में बात करने का विषय बन जाता है और लोगों को जब प्रेरित किया जाने लगता है तब ये सबसे खतरनाक हथियार होता है। रुपए पैसे को पकड़ सकते हो, ड्रग्स को पकड़ सकते हो, हथियार को पकड़ सकते हो, विचार को कैसे पकड़ोगे कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो मैनिपुलेशन जो करता है, वो वाद को रियल सपोर्ट तभी मिलता है जब आप किसी जनसभा में, किसी कॉलेज में, किसी जो है वो जहां लोगों की गैदरिंग हुई है, वहां आप उस विचार से लोगों को प्रेरित कर दे रहे हो और अचानक से उनको अपने साथ लेके चले आ रहे हो। तो ये जो दोनों विचार हैं, ये जो वाद है, इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, फाइनेंसेस है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और सबसे खतरनाक जो है वो विचार, वो लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सारे सपोर्ट तो हैं ही, सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है, लेकिन वो चीज़ एक ऐसा बीज किसी के दिमाग में डाल देना जहाँ से कि वो बड़ा हो के वृक्ष बन जाए, उस सपोर्ट सिस्टम को हटाने की बहुत ज़रूरत है अगर इसे ख़त्म करना है तो सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मूल कारण क्या है, जड़ें क्या है आखिर आतंकवाद और नक्सलवाद? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें। मैं आपसे ये कहूँगा कि आतंकवाद और नक्सलवाद, जहाँ तक नक्सलवाद की हम शुरुआत करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि नक्सलवाड़ी से एक शुरुआत हुई। ये एक अलग विचारधारा, ये भारत के लोगों की विचारधारा है जो शासन प्रशासन से असंतुष्ट थे, जो नेताओं के वादों से असंतुष्ट थे। भूमि सुधार भारत में कभी नहीं हुए, किसानों को उनका हक नहीं मिला और जमींदारी किसी न किसी रूप में बनी रही। तो वो पीड़ित शोषित जनता जो भारतीय वन कानूनों में, जहां पर अगर कोई गरीब व्यक्ति महुआ भी बीन रहा है तो उसको सरकारी अधिकारी पीट रहे हैं या उसको जेल में बंद कर दे रहे हैं, या उन आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं जो उसी जंगल पर डिपेंडेंट है, तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का सहारा लेकर जो है वो हमने अपने लोगों का शोषण किया। और ये कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन फिर उस शोषण के खिलाफ नक्सलवाड़ी से एक आंदोलन शुरू होता है जहां पर वो हथियार उठाकर और माओ की विचारधारा से प्रेरित होकर अपने हक की लड़ाई करते हैं। तो शुरुआती दौर में ये एक हक की लड़ाई थी। धीरे धीरे इसने एक संगठित रूप ले लिया, इसने एक विचारधारा का रूप लिया और कई राज्यों में फैलता चला गया। फिर ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बात करने लगा, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने लगा और धीरे धीरे जो भारतीय सत्ता थी, जो भारतीय संविधान है, उसके खिलाफ ये बात करने लगा। और अब उसका एक मूल स्वरूप था कि भारतीय संविधान, भारत की शासन व्यवस्था, इनको पूरी तरह से उखाड़कर फेंक देना। तो यहां से नक्सलवाद जाता है, जहां शुरुआती दौर में वो सत्ता के जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे वो बहुत संगठित होकर धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा सत्ता पर काबिज होने की, अब सत्ता के खिलाफ लड़ने की नहीं है, अब सत्ता को हासिल करने की है, सत्ता पर काबिज होने की है। तो महत्वाकांक्षाओं में बदलाव हो जाता है।
तो जब सत्ता हासिल करने या सत्ता काबिज होने की बात होती है तो हमारे लोकतंत्र में सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का है, लेकिन इसके लिए सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है जो हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है। तो जब सत्ता हासिल करने की बात आ गई तो वो भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए वो खतरा हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर, आतंकवाद। आतंक, किसी को डरा कर, धमका कर, यहाँ पर कोई हनन की बात नहीं, किसी हक की मांग नहीं है, किसी का विरोध नहीं, यहाँ पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपने के लिए आपको भयक्रांत कर देना, आपको बुरी तरीके से डरा देना, चाहे बम धमाकों के माध्यम से, हत्याएं करके, बहुत बड़े बड़े अपराध करके, जिससे भय का माहौल व्याप्त हो। और जब समाज में भय का माहौल व्याप्त होता है तो लोग सिकुड़ जाते हैं, लोग जो है वो अपने दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं, एक सफर करने में डर लगता है, कहीं आने जाने में डर लगता है। तो आतंकवाद का मूल स्वरूप किसी से संघर्ष नहीं है, आतंकवाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपता है और वो किसी भी रूप में, मतलब उसके लिए आपके प्राणों को भी ले लेना उसके लिए बहुत छोटी बात होती है। तो आतंकवाद एक बहुत विभत्स रूप है अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपने का, अपनी एम्बिशंस को आपके ऊपर डालने का। तो ये दोनों के बीच का मूल फर्क है। नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसके अंतर को समझाया। और कई बार जो है, एक तरफ नक्सलवाद जो है हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से पनप रहा है कुछ इलाकों में, और दूसरी तरफ आतंकवाद का भी साया देश पर छाया हुआ है। ये पूरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रखने वाली बात है और कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो जनरेशन है या हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी प्रभावित होती। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारे युवा है वो भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो दोनों स्वरूप हैं, आतंकवाद या नक्सलवाद, ये किस तरह से एक जो किसी राष्ट्र की एम्बिशन है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। किसी भी राष्ट्र के सामने कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जिसके साथ वो कभी समझौता नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद होती है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी अंदर देश में शांति बनी रहे। फिर उसके बाद खाद्य सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, लिवलीहुड सिक्योरिटी, ये हमारे कंसर्न्स होते हैं। लेकिन पहले जो दो कंडीशन होती हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र कभी इनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। अगर आपने इसके साथ समझौता किया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राष्ट्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो वहां से चला जाएगा। अब ये जो दोनों कंसर्न है ये भारत की प्रगति को बाधित करने वाले, क्योंकि ये पहले दो कंडीशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, और नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों हमारी आंतरिक सुरक्षा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए तो आगे राष्ट्र जो अपनी आर्थिक प्रगति कर रहा है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें इसलिए जरूरत है। हमें लिवलीहुड क्यों चाहिए? हमें जॉब चाहिए, हमें ढेर सारे उद्योग चाहिए, तो ये लिवलीहुड सिक्योरिटी, आजीविका सुरक्षा है। फिर हमें हमारे किसान समृद्ध हों, हम खेती बाड़ी अच्छी कर सके, तो इससे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो अगर ये पहले दो डिस्ट्रॉय हो गए तो बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। अब बात आती है कहाँ खतरा आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंट्री की अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है तो सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए सिक्योरिटी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आज 1 एकड़ लैंड दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, और आपको ढेर सारी सब्सिडी भी दे रहा हूं, आपको फैक्ट्री लगानी है, लेकिन जो मैं आपको लैंड दे रहा हूं वो एक ऐसे इलाके में दे रहा हूं जहां रोज आतंकवाद की घटनाएं हो रही, जो बम फूट रहे हैं। अब मैंने कहा नहीं, आप भारत के यूथ हो, आप जाओ और वहां पे एक फैक्ट्री लगाओ। अब आप कहेंगे साहब ऐसा है कि मैं नौकरी करने को तैयार हूं, जान है तो जहान है, जब जान ही चली जाएगी तो आपकी फैक्ट्री का मैं क्या करूंगा और आपकी नौकरी का क्या करूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे सामने जो एक अपॉर्चुनिटी आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए सिक्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है, और ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। और भारत के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर छोटी सी एक बात कहता हूँ, कश्मीर सालों से आतंकवाद का शिकार है, लेकिन जब आप कश्मीर जाएंगे कभी और उसके पूरे स्पैन को देखेंगे तो गलत नहीं कहा गया कि स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। भारत में टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं हैं कश्मीर में, वो कश्मीर में या भारत के बहुत से हिस्सों में प्रकृति ने भारत को भर भर के दिया है। हर तरह की जलवायु दी है, हर तरह के क्षेत्र दिए। रेगिस्तान देखना हो भारत में मौजूद है, तटीय इलाके देखने भारत में, समुद्र देखना हो भारत में, वर्षावन देखने हो भारत में, वसंत ऋतु देखना है भारत में, हिमालय देखना हो तो भारत में। तो ये वरदान है ईश्वर का, लेकिन आप कैसे वहां काम कर पाओगे?
टूरिज्म की इतनी अपॉर्चुनिटी है, जो विविधता होती है जलवायु की, वो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। आपको धार्मिक टूरिज्म करना है भारत में, कई धर्मों का उदय भारत में हुआ। अगर आपको पर्यावरण को देखना है, आपको इकोसिस्टम देखना है, भारत में मौजूद है। एजुकेशन के मामले में हर तरह से चीजें हैं। अब टूरिज्म जो होता है वो बड़े खास तरह का रोजगार होता है, इसको इन सीटू एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी आपको, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप अमेरिका में जाके कमा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी नॉलेज को जो आपने कमाया, आप वहां ब्रेन ड्रेन में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप वहां कमाएंगे तो उसकी जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जब टूरिज्म होता है, तो टूरिज्म में जो लोग आते हैं भारत में, और यहाँ का टूरिज्म अगर पनपता है, ढेर सारे जो लोग आ रहे हैं, मान लो फॉरेन से आ रहे हैं, तो भारत को एक तो पहली बात बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, फॉरेन रिजर्व। दूसरा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन सीटू है, यानी उसी जगह पर है। आप जहां पर रहें, तो आपको कहीं पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा, ना तो इंटरस्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं, और ना ही आप जो है माइग्रेट करके किसी और कंट्री में जाएंगे। तो देश के लोगों की क्षमता वहीं पर होगी। और जो सबसे बेस्ट टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो इन सीटू एम्प्लॉयमेंट होता है। आप अपने घर में हैं, खाना पीना आपको सस्ता मिल रहा है, आपका जो भी पैसा है वो बचता है और वो राष्ट्र के काम आता है। तो बहुत सी संभावनाएं हमारे पास टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, हमारे यूथ को बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। टेररिज्म की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है, ये सारी चीजें इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर जाती हैं। तो नो डाउट ये जो बात कही गई है वो बहुत ही गहरी है। हम जब तक इनसे नहीं निपटेंगे और अपने दोनों शर्तों को नहीं पूरे करेंगे, आगे ग्रोथ हमारी स्लगिश होती चली जाएगी। प्राचीन काल से ही हम बहुत बड़ी ताकत रहे, हम एक ऐसा शेर है जो सोया हुआ है, और दुनिया को बात पता है, मानो या ना मानो, कि ये शेर जगेगा। इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, एक ऐसी संस्कृति है, हमारे साथ कितनी सभ्यताओं ने शुरुआत की वो खत्म हो गई। क्या अद्भुत विचारधारा है कि इतनी आक्रांता आई, इतनी मुश्किलें आई, लेकिन ये सभ्यता अभी भी अपनी मूल जड़ों के साथ है चाहे कितनी भी चीजें हो जाए। तो सबको पता है कि ये भारत के उभरने का वक्त है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई धावक अगर दौड़ने जा रहा है, आपको उम्मीद है कि वो दौड़ेगा, तो उसको रोकने का एक तरीका होता है, तो उसको लंगड़ी मार दो। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भारत अगर उभरेगा तो उनका मार्केट छीनेगा। हम भारत की तरफ देखेंगे, तो भारत को दौड़ने मत दो, इस विश्व पॉलिटिक्स में दौड़ने मत दो। क्या करो? लंगड़ी मार दो। जैसे सबसे बड़ी लंगड़ी, भारत का विभाजन कर दिया जब भारत आजाद हो रहा, तो क्या अब जिंदगी भर लड़ो? पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व भारत विरोध पे है, आपके पास खाने को नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत को हमने नुकसान पहुंचा दिया, 2 बम फूट गए, हम बल्ले बल्ले, हम खुश है, बहुत बढ़िया। तो वो पूरे देश का अस्तित्व ही भारत विरोध पे टिका हुआ है। अब भारत बहुत लंबे समय तक उसके साथ फंसा रहा है, पीओके को लेकर फंस रहा है, तमाम चीजों को लेकर, आतंकवाद को लेकर फंस रहा है। तो हम अपनी गति दुनिया के सामने दे ही नहीं पा रहे, हम आपस में फंसे हुए। तो उन्होंने हमारे पैरों में बांध दिया, और लगातार कोई बात होती है वो अपनी फिलॉसफी को चेंज कर देते हैं। अमेरिका किसी देश पे बम गिराता है तो भैया ये हुआ कि वो मानवता के लिए युद्ध लड़ रहा है, उसका बम मानवता का रक्षक है। कोई और देश अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है तो वो नरसंहार है। तो उसकी फिलॉसफी चेंज हो जाती है। तो दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो आतंकवाद, अलगाववाद, इन शब्दों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये देखो, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ट्रुथ है, हर देश ये करता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है आपकी स्वयं की ताकत। आप जितने ताकतवर होते जाओगे, दुनिया आपके बारे में बातें कम करेगी और आपकी सुनेगी ज्यादा। ये संसार बहरों का संसार है, और यहाँ तेज आवाज से सुनाया जाता है। तो जो राष्ट्र तेज आवाज से बात करता है, केवल उसकी सुनी जाती है। अब देखिए, भारत उभर रहा है, भारत की ताकत उभर रही है, भारत का बाजार उभर रहा है, भारत का नेतृत्व उभर रहा है, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो से लेकर हर चीज, स्टार्टअप, हम उभर रहे हैं। और आज हम पहला विदेश मंत्री मैं देख रहा हूं जो विदेश में जाकर कहता है, मिस्टर यूरोप, जितना तेल तुम एक दोपहर में खरीद लेते हो, रशिया से उतना तेल हम टोटल नहीं खरीद पा रहे। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, जाकर वो उसी देश में बैठकर ये कह रहा है। तो हम पहली बार ये भारत का बदलाव देख रहे हैं कि उनको हम आईना दिखा पा रहे हैं। उन्होंने दबाव दिया कि आप रशिया के साथ मत रहिए, आप यहां जाइए। बोला हमारा मन, हम कहीं भी जाएं। तो ये होता है एक ताकतवर देश की पहचान। इसमें सिर्फ कोई पार्टी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें पूरा राष्ट्र इन्वॉल्व है, हम सभी इन्वॉल्व हैं, हमारी ताकत इन्वॉल्व। तो ये जितनी होती जाएगी, उतना उनकी विचारधाराएं यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें हर चीज का एक रूट कॉज समझना पड़ेगा कि वो रूट कॉज है क्या। तो जितना हम इन लोगों से जो है वो सिर्फ दंड से नहीं, हम राजनीति में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप देखिए कि आतंकवाद के लिए हमने अलग नीतियां अपनाई और नक्सलवाद से लड़ने के लिए हमने अलग नीति। हमें समझ में आया कि वो हमारे लोग हैं, इसलिए कभी हमने सेना का इस्तेमाल नहीं किया। हम भूले भटके लोगों को मुख्य धारा में वापस लेकर आते हैं।
हम जो नक्सलवाद जो छोड़ते हैं उनके लिए हम तमाम तरह से पुनर्वास योजनाएं चलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। हमें भी ये बात पता है कि सत्ता की तमाम गलतियों की वजह से, इस तरह की फूट की वजह से वो हमसे अलग हुए, तो जो मान सकता है उसको हम मनाते हैं। लेकिन राष्ट्र के सामने अंत में फिर वही चुनौती आती है कि न सबको मनाया जा सकता है, न सबको रास्ते पर लाया जा सकता है। दो ऐसे बिंदु हैं जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बिल्कुल सही कहा आपने। हम कैसे इन सब चीज़ों से, वैसे आप पहले ही इस बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की अगर बात करें तो उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ लाठी या डंडे से नहीं होती है। जब तक जनमानस में एक विचार उत्पन्न नहीं होता तब तक ये चीज़ नहीं हो पाती। देखिए, सबसे पहले जो सरकार की महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आज ये दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन चुकी हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा सपोर्ट लेती हैं। और ये सिर्फ मामला आतंक का या नक्सलवाद का नहीं है, इसमें ड्रग्स इन्वॉल्व है, जो जाली नोटों की तस्करी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंसिया इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, हर तरह की चीज़ों को आज इन्वॉल्व कर दिया। मतलब आज ये बहुत बड़ा मकड़ी का जाल है। बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं जो डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऐसी एड्रेसेस का, आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पकड़ में साइबर नहीं आ रहा है। क्राइम्स हो रहे हैं। आज नार्को एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है, जो आतंकवाद को सबसे ज्यादा, जितना भी ये नशे का जो व्यापार है, इसका सारा पैसा जो है वहां जा रहा है। जो जाली नोटों की तस्करी हो रही है, वो पैसा इस समय इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्चुअली में आज ये सिर्फ मामला आतंकवाद और नक्सलवाद का नहीं है, आज ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा, अर्बन नक्सल एक शब्द इस्तेमाल किया, यानी वो लोग जो एलीट हैं, वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, समाज को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हो रहे हैं, या लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और एक जनमानस में एक ओपिनियन इससे एक तैयार हो रही है। तो सबसे पहले ये नेक्सस तोड़ना होगा, और इसके लिए हमें बहुत स्पेशलाइज्ड जांच एजेंसी, जैसे आज एनआईए आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से कश्मीर में उसने बहुत काम किया, बहुत क्षेत्रों में काम कर रही है जो, और इसके साथ साथ बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की हमें जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक बहुत बड़ी डाटा माइनिंग या डाटा कलेक्शन सेंटर की जरूरत है कि किस तरह का डाटा, कौन सा इंफॉर्मेशन जा रहा है, ताकि हम उस डाटा को माइन कर सकें, उस डाटा को समझ सकें। और उससे भी बहुत बड़ी जरूरत है, देखिए कभी भी एक बात याद रखिए, बिना पुलिस व्यवस्था के कभी भी ना तो कोई इंटेलिजेंस जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है, और ना तो पुलिस व्यवस्था के इनकी जो बेसिक जानकारी है उनसे निपटने का काम नहीं हो सकता। और भारत में जो पुलिस सुधार है बहुत लंबे समय से लंबे थे। जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी, जो उनका एक पेटिशन था, वहां से भी आया। और अब प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन पुलिसिंग की बात की है, बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचें कि कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी केवल इतने बड़े देश में अगर इन चीजों को रोक ले, तो ये सोचना बहुत मुश्किल है। बहुत पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि जब तक हमारी पुलिस मुस्तैद नहीं होगी, फॉरेंसिक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हमें समझना पड़ेगा, जिसमें हम अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं, अपराधी तक पहुंचने का जो साइंटिफिक मेथड है फॉरेंसिक में है, जब तक हम उसको नहीं आगे लेकर जाएंगे, स्पेशलाइज्ड लैब नहीं क्रिएट करेंगे, पुलिस के लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी अपनी इंटेलिजेंस को जमीनी स्तर पर लेकर नहीं आ पाएंगे। तो हमें, जब हम अपनी जांच एजेंसीज को मजबूत करें, उसी समय हमें पुलिस सुधारों की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सिर्फ सुधारों में मतलब कुछ कानून बनाकर नहीं होगा, हम अपने पुलिस वालों को इक्विप हमें करना पड़ेगा। सामने अपराधी AK-47 लेके खड़ा है, ये 303 की बंदूक लेके खड़े हैं, कहीं से भी दोनों में बराबरी नहीं। तो व्यक्तिगत वीरता के दम पे आप कहां तक इतने बड़े अपराधियों से आप लड़ पाओगे? नहीं लड़ सकते। आपके जो जांच, जो सैंपल कलेक्शन मेथड्स हैं, वो आपको बहुत साइंटिफिक करने पड़ेंगे। क्विक रिपोर्ट्स आपकी आनी चाहिए, और जो आप रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो कोर्ट में परमिसिबल होना चाहिए। पता चला पुलिस कोई सबूत देती है, कोर्ट सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर देता है, तो संदेह के आधार पर वो अपराधी बरी हो जाता है, चाहे वो आतंकवाद का हो। अभी आपने देखा कितने ऐसे आतंकवाद के केस हुए जहां सालों लग गए अपराधियों को सजा दिलाने में। ये सभी पूरे देश ने देखा। कई बार ऐसा हुआ कि कई गंभीर नक्सलाइट्स आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो जमानत पर बरी हो गए, क्योंकि कोर्ट के सामने कोई सबूत ही मौजूद नहीं था। तो अगर जब तक हम इस पूरे, अगर सामने एक बहुत बड़ा वेब है, बहुत बड़ा जाल है, तो उस जाल को तोड़ने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्रिएट करना पड़ेगा। उस अप्रोच के बिना इस नेक्सस को नहीं तोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने।
जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से आतंकवाद और नक्सलवाद जो है भारत में बहुत ही गहरे तक अपनी जड़ें जमा चुका है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और इससे लड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहने की ज़रूरत है, हमारी सरकार को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। लेकिन ये जिम्मेदारी, जो कि सर ने बताया कि एक तरीके का जाल ये फैल गया है, उसके लिए सिर्फ सरकार की या कुछ गिनी चुनी एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों को भी जागरूक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आतंकवाद और नक्सलवाद को किसी भी तरीके से बढ़ावा ना मिले। फिलहाल इस व्यू पॉइंट में इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू।